हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स जो क्लास का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली जो है फ्रेंड्स क्लास आ गई है। और हमने जो इतनी बड़ी बड़ी जो सपनों वाली क्लासेस की थी उसका हमने एक टेस्ट लिया था, 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था। मैं उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। बच्चों ने भी कहा था कल रात में कि सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के थे, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपकी मैक्सिमम रिवीजन होने वाली है। पूरा लास्ट तक अच्छे से आप लोगों ने देखना है। साथ ही साथ हमने क्या किया, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। हमने क्या किया, अब समझ लीजिए, एक मिनट। हमने क्लासेस ली, बड़ी बड़ी क्लासेस ली, और क्लास लेने के बाद में हमने उसके ऊपर में बेस्ड टेस्ट कंडक्ट की। हमने टेस्ट ली और ये देखा कि कितना आपने रिवीजन किया। मैंने बच्चों से कहा था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल गई आप लोगों को, क्लासेस मिल गई, और आपसे कहा था कि आप लोग उसको रिवाइज कीजिए। जो मिड में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको भी आप पढ़ के आइए। बच्चे पढ़ के आए हैं। मैंने चैलेंज दिया था कि आप लोगों ने 50+ में को लाकर दिखाइए, ठीक है। कुछ बच्चों ने वो भी करके दिखाया है फ्रेंड्स। और जो टेस्ट है उसका रिजल्ट आप लोगों का फाइनली आ गया है। 1 मिनट लूंगा आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले तो एक कोट आप लोगों के लिए, एवरी विन इज सेलिब्रेशन नॉट बिकॉज इट्स अ विन, इसलिए नहीं क्योंकि वो जीते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने हार्ड वर्क किया था। उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो सार्थक हो गया है। आपको क्या लगता है कि एक दिन आए वो और टेस्ट दिए और उन्होंने जो है क्लियर कर लिया इतने हजारों बच्चों के अंदर में? नहीं फ्रेंड्स, इसके पीछे उनका वो जो हार्ड वर्क था, एक एक पॉइंट जो मैंने उनसे कहा था कि एक एक क्लास को 3-3 4-4 बार रिवाइज करो, पीडीएफ को बार बार पढ़ो, जो टेस्ट प्रोवाइड किए उसको बार बार करो, वो किया उन्होंने। तो एवरी विन इज नॉट अ सेलिब्रेशन, every win is a celebration not because it's a win but because all the hard work that behind it, ठीक है। ये याद रखना है। और फाइनली आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं श्वेता कुमारी जी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट है आप लोगों का ये, ठीक है। और 11:40 का समय दिया था, 11:40 पर हमने लीडर बोर्ड को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके श्वेता कुमारी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, अलीम जी है, ठीक है। एमडी शाहनवाज आलम, आभा, उमर, मानसवी भट्ट का हम लोगों ने ढूंढा, वो DSSS भी बैच की है लेकिन उन्होंने बीपीएससी वाले के अंदर में जाके टॉप के अंदर में आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ज्योति जी, आपको ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। गोपाल कृष्ण, सौरभ सिंह, ठीक है, मुस्तकीन आलम, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर मैं सौरभ सिंह, मुस्तकीन आलम, चलो ये तो वो वाले आ गए हैं यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में विनय यादव, रिधि मल्होत्रा, मोनिका कुमारी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये सारे के सारे बच्चे जिनका यहाँ पर में जिन्होंने टॉप किया है उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैंने कहा था कि आप लोगों को चैलेंज कि कितने बच्चे जो 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, तो इनमें 3 बच्चे हमें मिले जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 लाया है। उन लोगों की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, जल्दी से हमारे क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन, आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को यहाँ पर में आवाज आ रही होगी, ठीक है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर में एक बार कंफर्म कर देंगे अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में भारत का गवर्नर जनरल जो है कब बनाया गया था, तो भारत का गवर्नर जनरल जो है ये बनाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का 1833 के एक्ट के जरिए। इसको हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा हुआ है, पूरा का पूरा हमने देखा था कि किस प्रकार से पहले इंडिपेंडेंस के पहले जो आप लोगों के कानून होते थे, ठीक है, जितने भी कानून होते थे इंडिपेंडेंस के पहले वाले, उनमें और फिर बाद में क्या फर्क आप लोगों को देखने के लिए मिला। तो इंडिपेंडेंस के पहले जो कानून थे आप लोगों के फ्रेंड्स, उसके अंदर में आपको याद रखना है कि 1773 का जो कानून था आप लोगों का, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके जरिए, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। और 1833 की पोस्ट के तहत जो है फ्रेंड्स, इसके एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों ने सही लगाया था आंसर वो बता देंगे यहां पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आरओ एग्जाम में आपके पढ़ाए हुए सेम क्वेश्चन छपे थे, बाबुल त्रिपाठी बोल रहे। जी बिल्कुल, मैंने अभी आरओ वाला पेपर जो है मेरे पास में भी आया है और हमने देखा कि ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक तो बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम क्लियर करवाने वाली थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए। डीपीएसपी को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोगों ने बताना है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको लिया गया है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। डीपीएसपी जल्दी बताइए, डीपीएसपी को लिया गया है आप लोगों का आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, आयरलैंड ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है। आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर होगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबव। देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, काफी सारे बच्चों ने आंसर लगा दिए होंगे। ठीक है, आंसर आपका आयरलैंड होना चाहिए, आयरलैंड, इसी वजह से आंसर इज नन ऑफ दी अबव। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए हुए थे आपको। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आने वाली जो सपनों वाली क्लास है आप लोगों की, 4 के बाद में हर 5वीं क्लास आपकी सपनों वाली क्लास की टेस्ट होंगी। ठीक है, तो अब वापस से आप लोगों ने जो आने वाली क्लासेस है जो आज से होंगी आप लोगों की, उसको अच्छे से देखना है आपने, और उसके बाद में फिर से, ठीक है, कोशिश करनी है कि आप टॉप 10 के अंदर में आ जाओ करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में फ्रेंड डीपीएसपी, ठीक है, आप लोगों का इसके अंदर में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट की, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है कि हमारा देश जो है वो कल्याणकारी राज्य रहेगा। राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है डीपीएसपी का, और आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। कहां से कौन कौन सी चीजें ली गई है ये भी आप देख सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर में भी दी गई है टेस्ट के। ठीक है, रशिया में से, यूएसएसआर में से हमने क्या लिया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने वहां से लिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स प्रीएम्बल के अंदर में जो जस्टिस वाला आइडिया है वो हमने लिया हुआ है। ठीक है, रशिया के संविधान से। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। 5 ईयर प्लान हम लोगों ने रशिया से लिया, यूएसएसआर से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने रिपब्लिक का आइडिया लिया हुआ है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का आइडिया जो है हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मान जाएंगे कि उस बच्चे ने सही में अच्छे से पढ़ा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि भारत के, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज, जो भी बच्चा, जिस बच्चे ने पूरी सपने वाली क्लास अच्छे से देखी है वो आराम से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा कि गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है, आजाद भारत के, सबसे पहले बने आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, बैटन जो है ये पहले गवर्नर जनरल बने थे आप लोगों के। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे बने सी राजगोपालाचारी। ये 2 ही गवर्नर जनरल थे जो बने थे। तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना था कि 2 गवर्नर जनरल बने हैं और दोनों के दोनों गवर्नर जनरल, ठीक है, आजाद भारत में बने थे। अगर आपसे बोला जाए कि जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर आप लोगों का था फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे गवर्नर जनरल बोला गया है और आपको बताया हुआ था कि भाई भारत में 2 गवर्नर जनरल बने। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, और फिर उसके बाद में सी राजगोपालाचारी इंडियन गवर्नर जनरल थे, ये इंडियन नहीं थे। लेकिन आजाद भारत में 2 गवर्नर जनरल बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ 800 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए, तो सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था, हेयर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। ठीक है, एकमात्र महिला जो इन रिबल्स के बीच में पुरुष की तरह है, ये किसने कहा था जी, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसने ये चीज कही थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था कि हेयर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबेल्स। ठीक है, तो ये ह्यू रोज ने कहा था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड। जनरल ह्यू रोज वही है जिसने जो है रानी लक्ष्मीबाई को हराया था ग्वालियर के अंदर में। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। कई सारे लोग रहेंगे जिनको लगेगा कि झांसी में हुई थी, नहीं, ग्वालियर के अंदर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। जनरल ह्यू रोज उनके खिलाफ लड़ा था। बाद में बोला कि एकमात्र महिला थी, तो एकमात्र पुरुष था, तो मारा क्यों भाई, जब इतनी अच्छी लगती थी तो इतना सही था तो मारा क्यों फिर। ठीक है, तो जनरल ह्यू रोज जो है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था और उनकी मृत्यु पर कहा था कि ये एकमात्र महिला है जो पुरुष की तरह थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, कहां कहां से कौन लड़ा था और किसने उसको सप्रेस किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, ठीक है, और
बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दो जिनको कहा जाता है, जॉन निकलसन जो था उसने जो है फ्रेंड्स इसको सप्रेस किया था। ओके, वो बात अलग है कि उसकी मृत्यु हो गई थी उसी को सप्रेस करते करते, लेकिन उसी वो वहां पर में था जॉन निकलसन। दिल्ली के अंदर में, लखनऊ के अंदर में बेगम हजरत महल, ठीक है, हेनरी लॉरेंस ने यहाँ पर में जो है इसको दबाया था। कानपुर के अंदर में नाना साहेब लड़ रहे थे, कॉलिन जो है कैंपबेल थे, वो उन्होंने हराया था यहाँ पर में। झांसी और ग्वालियर के अंदर में जनरल ह्यू रोज, ठीक है। उसके बाद में बिहार के अंदर में कौन था, तो विलियम टेलर था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, विलियम टेलर बिहार के अंदर में। कुंवर सिंह और जो बाकी के जो और नेता थे बिहार में, उस विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर ने। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जल्दी से बताइए आप लोग। सपनों वाली क्लास कब होती है? देखिए सपनों वाली क्लास जो है वो रोज रात में होती है आपकी ऐप के ऊपर में। जो भी बच्चे जिन्होंने जो भी किसी भी टीआरई का कोई भी कोर्स है उनको उनके लिए वहां पर में लगाई गई है क्लास, एक इनिशिएटिव है टीचिंग परीक्षा का, ताकि आप लोगों का सपना पूरा करने में मदद कर सके। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। हमने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004 के अंदर में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से बनाया गया। ये बनाया गया था 2005 में, बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया 2005 में। और लागू कब किया गया? ये लागू किया गया आप लोगों का 2006 के अंदर में, ठीक है, 2006 में। तो यहाँ क्या पूछा है, बनाया कब गया था आप लोगों का, यहाँ पर में बनाया कब गया था, यहाँ पर में पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो बनाया गया था आप लोगों का 2005 के अंदर में। तो आंसर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि दिया नहीं गया यहाँ पर में, ठीक है। बनाया कब गया था, तो बनाया गया था 2005 के अंदर में, ठीक है। संध्या कुमारी जी आप देखिए कॉल नहीं लग रहा है, तो एक व्हाट्सएप जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, आप व्हाट्सएप करके रख दीजिए, ठीक है, टीम आपसे जरूर कॉन्टेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में 2005 के अंदर में इसको बनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बनाया गया था 2005 के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार लिस्ट लगा दी जाए प्लीज, वापस से जो लीडर बोर्ड है उसको वापस से लगा दिया जाए जस्ट 1 मिनट के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखिए आप लोग यहाँ पर में विशाल कुमार जो है यहाँ पर में है, जो मतलब बेसिकली जो टॉप किए हुए हैं उन लोगों का यहाँ पर में जो उन्होंने नंबर दिया था उनको ट्रांसफर हो चुकी है अमाउंट, ठीक है। अलीम खान जी को हो चुका है ट्रांसफर, ठीक है। पहला हम लोगों ने यहाँ पर में रखा हुआ था कि जो टॉप करेगा, ठीक है, जो टॉप करेगा, ठीक है, एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं आप लोगों का मैं लगा देता हूँ। ठीक है, जो टॉप करेगा, श्वेता कुमारी जी ने टॉप किया है, उनको जो है हम 1500 रुपए का जो है इनाम देंगे। लेकिन मैंने टारगेट दिया था कि जो 50 में से 50 अगर लेकर आ पाए, 50 में से 50, तो उनको 500 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 500 रुपीज। तो टोटल जो है उनको 2000 रुपए का इनाम मिला है, ठीक है। और ये 2000 रुपए कोई मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि उनके लिए एक मोटिवेशन रहा और उन्होंने मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़े। यहाँ पर में अलीम जो है उनको मिला है, अलीम को ढूंढने में बड़ी मेहनत लग गई है, इतने सारे अलीम नाम के हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो यहाँ पर में इनके लिए 1000 रुपए का था फ्रेंड्स, और मैंने कहा था कि जो भी अगर 50 आउट ऑफ 50 जो लेकर आएंगे उसको 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो इनको भी ट्रांसफर हो चुका है। मोहम्मद शाहनवाज आलम जी, इसको भी हो चुका है। आबा जी यहाँ पर में उमर है, मानसवी भट्ट है, मानसवी भट्ट जो है DSSS भी बैच की है, लेकिन फिर भी बिहार के अंदर में उन्होंने टॉप किया है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो पूरी सपनों वाली क्लास देख रही है। उसके बाद में जो बाकी बच्चे हैं फ्रेंड्स उन लोगों को भी ट्रांसफर हो चुके हैं अमाउंट, आप देख सकते हो यहाँ पर में सारे के सारे यूपीआईज आप लोगों के हैं। मानसवी भट्ट ये है वो, ठीक है, ज्योति कुमारी जी है, सौरभ कुमार है। तो जितने भी बच्चे जिन लोगों का नंबर मिल चुका है, जिनका स्विच ऑफ आ रहा था, प्लीज ठीक है नंबर को स्विच ऑफ ना रखो अपना, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना ब्लैंक ने किस वर्ष में की थी? तो स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है यहाँ पर में वो की थी फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने। और ये इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी 1959 के अंदर में, ये भी आप लोगों को याद रखना था। स्वतंत्र पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आगे में एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों का सी आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर में आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ सी दिख रहा है आप लोगों को, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सी राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1959 के अंदर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूएसएसआर से ली गई है? यूएसएसआर से कौन सी विशेषता ली गई है? मिष्टी ठाकुर जी, वो आपका जो है ना मैसेज आ गया था, वो उसको टीम ने उसको ले लिया है, टीम उसके ऊपर में काम कर रही है, ठीक है। मैं एक बार फिर से जो है यहाँ पर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ,
ठीक है, आपका क्वेरी को डोंट वरी, वो उसके ऊपर में वर्कआउट हो रहा है, आपने जो मिस पेमेंट कर दिया था उसके ऊपर में। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन संघ जो है उससे लिया गया है। 5 ईयर प्लान यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर बोलो या रशिया बोलो। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों की यूएसएसआर से ली गई है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बार बार आप लोगों को जो है आप लोगों को पढ़ाया है सपनों वाली क्लास में। फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। तो यूएसएसआर से 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने सही लगाया था मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर, ये बता देंगे जल्दी जल्दी से। और जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के द्वारा, आप लोगों के लिए क्लासेस करवाई जा रही हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और बहुत सारी क्लासेस हो तो आप लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर में दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, 5 ईयर प्लान और जो जस्टिस का जो आइडिया है, न्याय का जो आदर्श सिद्धांत है वो लिए गए यहाँ से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई थी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आप लोगों का। जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट जो आर्टिकल नंबर 108 में, वो कहां से लिया गया है, तो ये यहां से लिया गया है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी देखिए और इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, आंसर कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जल्दी से। मिथिला भित्ति चित्र, पिथोरा भित्ति चित्र, मिथिला वर्ली भित्ति चित्र। तो मिथिला भित्ति चित्र जो है फ्रेंड्स ये बिहार से, ये आप लोगों को पता है मिथिला। ठीक है, पिथोरा कहाँ से है ये बताइए, मिथिला और वारली। वारली कहाँ से, वर्ली महाराष्ट्र से। ये मिथिला और वर्ली ये आप लोगों का सही है। तो आप लोगों का 1 और 4 तो होना ही चाहिए ऑप्शन के अंदर में। जहां 1 और 4 नहीं है उसको काट दो, यहाँ 1 नहीं है इसको काट दो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आगे में अगर हम लोग बढ़े कि आप लोगों की और कौन कौन सी जो पेंटिंग्स है कहाँ से है, ठीक है, कौन सी वाली पेंटिंग्स कहाँ से है ये आप लोगों को बताना था। आप लोग बताइए, मिथिला केरल से है या तमिलनाडु से। तो ये बिल्कुल केरल से ही है फ्रेंड्स। मिथिला पेंटिंग जो है आप लोगों की ये केरल से, ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का पहला सही है, ठीक है, तीसरा सही है और चौथा वाला सही है। तो 1, 3 एंड 4 सी इज द करेक्ट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ देख सकते हो, पिथोरा पेंटिंग जो है गुजरात और राजस्थान की है, ना कि पंजाब की। ठीक है, तो पिथोरा पेंटिंग, इसको भी आप लोग प्लीज थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पिथोरा गुजरात और राजस्थान की है। आगे में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सपनों वाली क्लास के अंदर में दिया हुआ है। ये वीडियो सॉल्यूशन है आप लोगों का उसका, ताकि आप लोग अच्छे से देख सके कि किस प्रकार से आंसर जो है आप लोगों के लगाने थे आप लोगों ने। ठीक है, जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज्यादा और ज्यादा क्लासेस में यहाँ पर मैं लूंगा आप लोगों की। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र कौन था, तो आपका ये था बृहद्रथ। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सी इज द करेक्ट आंसर। बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन डायनेस्टी एम्परर। ठीक है, अंतिम शासक था, अंतिम रूलर। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, उसके बाद में बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद में अशोका आया, उसके बाद में और चलते रहे, और लास्ट में सबसे लास्ट में था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र ने कर दी थी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, इसका यहाँ पर में कुछ टाइमलाइंस आप लोगों की दी गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस तरीके से समझिए, ये है आप लोगों का गंगा का मैदानी इलाका और यहाँ पर में है ये दक्कन का पठार। तो यहाँ पर में आप लोगों की एक पर्वत श्रृंखला है जिसको आप लोग क्या कहते हो आप लोग, ठीक है, आप लोगों की कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर में, ये विंध्या है आप लोगों की, विंध्या पर्वत श्रृंखला। विंध्या, यहाँ पर विंध्यांचल है ना, गंगा का मैदानी इलाका, और यहाँ पर में दक्कन का पठार, दोनों के बीच में है विंध्या पर्वत श्रृंखला। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा गंगा और सिंधु का मैदानी इलाका, ये दक्कन का पठार, यहाँ पर में बीच में विंध्या पहाड़ियों की श्रृंखला जो अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। देखिए, सबसे पहली बात तो एक विंध्या रेंज की सबसे ऊपरी जो है ना जो चोटी है उसको सद्भावना शिखर या गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है। विंध्या हिल्स की सबसे ऊंची चोटी को सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक के नाम से। नाउ फ्रेंड्स, हिमालय जो है आप लोगों को पता ही है, यहाँ इस तरीके से जो है नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके के अंदर में आप लोगों का 3 रेंजेस के अंदर में फैला हुआ है। तीनों रेंज, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आप लोगों का बना हुआ था। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है आप लोगों का वेस्ट दक्कन के पठार के वेस्टर्न इलाके के अंदर में आपका, ठीक है, और ईस्टर्न घाट आप लोगों को जो है ईस्ट दक्कन के पठार की ईस्ट वाले क्षेत्र के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। अरावली ये यहाँ पर में सबसे पुराने वाली है, हमारी सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया की, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन भी करवाया है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत की, वो है अरावली।
निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रमशः पुराने और नए जलोढ़ की पहचान करने के लिए किया जाता है? ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों का? तो आपका इस्तेमाल किया जाता है खादर और बांगर का। हुआ यूं है फ्रेंड्स के आपको पता है कि जब नदी जो है बहती है और ऊपर से पहाड़ों पे से आती है तो अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट वगैरह और जो है बहुत सारी चीज़ों को उखाड़ कर लेकर आती है। जब बाढ़ का पानी इधर उधर जाता है तो अपने साथ में बाढ़ के पानी के साथ में उनको बिछा देती है। ये जो मिट्टी बनती है इसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ के पानी के कारण जो मिट्टी बनती है। उनके एज के अनुसार उसको खादर और बांगर के अंदर में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। बांगर जो है फ्रेंड्स ये आपकी सबसे पुरानी वाली मिट्टी है और खादर जो है आप लोगों की न्यू वाली मिट्टी है। बांगर भंगार आप बोल सकते हो पुराना वाला और खादर जो है नया वाला, इस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़, ठीक है, या जिसको आप एलुवियल सॉइल बोल सकते हो, एलुवियल, ऊपर का जो गंगा का मैदानी इलाका है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। पुराने वाले इलाके, पुरानी वाली मिट्टी जो ओल्ड मिट्टी है उसको आप बांगर के नाम से जानते हो, ठीक है। और जो न्यू वाली मिट्टी है जो अभी अभी बनी है कुछ हजार साल पहले, उसको खादर के नाम से जानते हो, खादर। इसमें से बताइए कि ज्यादा उपजाऊ कौन सी होंगी? वैसे तो एलुवियल सॉइल अपने आप में उपजाऊ मिट्टी होती है, इन दोनों में से ज्यादा उपजाऊ कौन सी होंगी आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो ओल्ड वाली है, ऑब्वियस ही बात है कि ये पुरानी हो चुकी है, इसके ऊपर में बार बार खेती हो चुकी होंगी, उसकी उर्वरकता कम हो चुकी होंगी। इसके अंदर में जो है वो आप लोगों को कंकर मिलते हैं, कंकड़, जिस वजह से इसकी उपजाऊता और कम हो जाती है, कंकड़। तो कंकर किस में मिलते हैं आप लोगों को? तो बांगर में मिलते हैं। और खादर के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स महीन मिट्टी मिलती है आपकी, तो खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है एज कंपेयर टू बांगर, ठीक है। 2000 प्लस बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, मैं आप लोगों को और भी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर मैं करवाता रहूंगा। तो गंगा के मैदानी इलाके के अंदर में ये सारी चीजें आपको मिलती है। 9 दिसंबर 1900, इसको पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है, ये मैं आपको जस्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसको सप्तम वाली क्लास में पूरा एक एक पॉइंट हमने डिटेल के अंदर में पढ़ा हुआ है इसको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो पहला सेशन कब हुआ था आपका संविधान सभा का? ये हुआ था आपका, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन गया आप लोगों का। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, गोविंद वल्लभ पंत, शरद चंद्र बोस, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। तो 9 तारीख से लेकर 9 से लेकर 11 दिसंबर तक, 9 से 11 दिसंबर 1946 तक ये अध्यक्ष थे, ठीक है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर जो है उस दिन आपका जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको परमानेंट अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दूसरी बैठक हुई थी आप लोगों की 11 दिसंबर 1946 को, और राजेंद्र प्रसाद जो है आप लोगों के संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। नाउ फ्रेंड्स अब आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के? ये लिखिए आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से लिखिए, ठीक है। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, और एक उपाध्यक्ष बाद में और बनाए गए, VT कृष्णमाचारी। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ये याद रखना आप लोगों ने, ये उपाध्यक्ष थे। BN राव संविधान सभा के एडवाइजर, NCERT में भी दिया हुआ है, BN राव संविधान सभा के एडवाइजर। लक्ष्मीकांत में से एक पॉइंट निकाल के लाया आपके लिए, सेक्रेटरी जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सचिव HVR अयंगर, ठीक है, HVR अयंगर। जो पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर ले 1 मिनट के अंदर में। सभी लोग रेडी है, मेरे साथ साथ में करोगे? चलो, टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर करेंगे। परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट अध्यक्ष, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, मेरे साथ साथ में रिवाइज करना है सभी लोगों ने। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? 2 थे, ठीक है। एक आप लोग बताएंगे, दूसरा वाला भी बताएंगे आप सभी लोग कौन से थे। एक बार ट्राई तो करो आप लोग, जो आता है यहाँ पर मैं याद करो, ठीक है। एडवाइजर कौन थे? एडवाइजर, ठीक है, एडवाइजर कौन थे? ठीक है, सलाहकार, आंसर कीजिए जल्दी से। और फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पर में, ठीक है, इनका कि सचिव कौन थे यहाँ पर में? सेक्रेटरी, यहाँ सचिव, ठीक है, सचिव या सेक्रेटरी कौन थे ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको एक बार पीछे करके आगे कर लेता हूँ ताकि ये मिटे ना, अदरवाइज वो मिट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे आप लोगों के? ठीक है, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, HC मुखर्जी, 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 HC मुखर्जी। उसके बाद में HC मुखर्जी के बाद में थे VT कृष्णमाचारी, VT
कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णमाचारी। एडवाइजर कौन थे यहाँ पर में? BN राव। सभी लोग लिखेंगे, एक एक बच्चा लिखेगा यहाँ पर में, कमेंट के अंदर में आना चाहिए, तभी मुझे समझेगा कि आप लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस ली जाए। BN राव, ठीक है। उसके बाद में सचिव कौन थे? IVR अय्यंगर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, अय्यंगर साहब थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी लोगों ने, IVR अय्यंगर, ठीक है, अय्यंगर साहब थे, ओके। तो अय्यंगर, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली। यहाँ पर पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किस समय में शुरू किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई थी? तो हुआ यूं था फ्रेंड्स, 1909 के कानून के तहत, जिसको आप लोग इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जानते हो, 1909 का, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने इसको मिलकर बनाया था। लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इस समय काल के अंदर में इसको बनाया गया था, और इस समय में जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था पहली बार, मुस्लिम्स को। तो रेगुलेटिंग इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 आप लोगों का, इसके अंदर में अलग निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप सभी लोग। 2100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से ज्यादा सेशंस आप लोगों के होते रहे। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत? पंचायती राज के अंदर में 11वीं अनुसूची के द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप लोग ये याद रखोगे, ठीक है, आप लोगों का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11वें नंबर की अनुसूची जो है, आपकी 11वें नंबर की अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, अनुसूची को जोड़ा गया यहाँ पर में, और इसके तहत आपके जो है यहाँ पर में 29 विषय रखे गए थे। ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है आप लोगों का 29 विषय, तो आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। 29 विषय होने चाहिए थे आप लोगों के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 29 विषय, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 29। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, 11वीं अनुसूची जो है आप लोगों की, इसके तहत 29 विषय पंचायतों को दिए गए। इसके अंदर में आ जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों का साफ सफाई का काम, स्कूल कहाँ बनेंगे, बाजार कहाँ लगेंगे, शमशान घाट कहाँ बनेगा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में आ जाती है इन 29 विषयों के अंदर में, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के किस हिंदू शासक के शासनकाल में पहुंचा था? जय सिंह, किंग जमोरिन, रतन सिंह, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा जमोरिन। देखिए यहाँ पर में जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा भारत के अंदर में यहाँ पर में पहुंचता है आप लोगों का कलीकट के तट के ऊपर में 1498 के अंदर में, मई 1498 में। वहां पर में जो कलीकट का शासक था किंग जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था, ठीक है। ये कहाँ का था आपका वास्को डी गामा, कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ये भी याद रखना है। देखो पुर्तगाल में लिस्बन से निकला था ये, और इस तरीके से केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, केप ऑफ गुड होप, वहां से होते हुए यहाँ पर मैं कलीकट के अंदर में आया, और कलीकट के अंदर में जो है फ्रेंड्स उसने जब वो वहां पहुंचा तो वहां का जो शासक था किंग जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया था। तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया। कलीकट जो है इसको कोझीकोडे के नाम से भी जाना जाता है, ये केरल के तट के ऊपर में स्थित है, इसको याद रखेंगे आप सब लोग, ठीक है। अच्छा, इसकी मदद किसने की थी? बिहार जो स्टेट बुक है उसके अंदर में दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद किसने की थी, ठीक है। तो जो एक माजिद करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, जिन्होंने इनकी मदद की थी यहाँ तक पहुँचने में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों का जो है भारत तक पहुँचने में वास्को डी गामा की मदद किसने की, ओके। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था जो कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में गुलाम वंश का शासक बनता है, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद घोरी का गुलाम था वो, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसका गुलाम था? मोहम्मद घोरी का गुलाम था, ठीक है।
1206 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु होती है तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और दिल्ली जो है, जो इलाका का गवर्नर हुआ करता था वो उस इलाके का सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो। इसने कुतुब मीनार बनवाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी क्योंकि अपने लेखकों को लाखों लाखों अशरफिया दान में दिया करता था ये। और 1210 में पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में, ये एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली की पहली मस्जिद है, उसका निर्माण भी उसी ने करवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से गुलाम वंश के जो शासक है, जिनको मामलुक वंश के शासक भी कहा जाता है, ठीक है, उसका ये पहला शासक था। ठीक है, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे? सारे के सारे मंत्रालय आप लोगों को याद करवाए हैं बार बार रिवाइज करवा के। तो बताइए जल्दी से कि जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार कौन संभाल रहा था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे गृह मंत्री और भारत के पहले, ठीक है, जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर आप लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया ही नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, तो गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मैंने चैलेंज दिया था। आप लोगों को पता है कि जिन बच्चों ने भी टॉप किया है उन लोगों को जो इनाम है, ठीक है, जो भी एक इनाम है आप लोगों को मिला है, जिन लोगों को, उनको एक्स्ट्रा क्यों मिला पता है? क्योंकि 50 में से 50 लाना एक बहुत बड़ी बात थी। एक ही अटेम्प्ट दिया गया था पेट के अंदर में, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। एक ही अटेम्प्ट दिया गया था ताकि सब लोग अपना पहले ही अटेम्प्ट में करें। और फ्रेंड्स इसी वजह से जो बच्चे हैं जिन लोगों ने 50 में से 50, 3 ही बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने 50 में से 50 लाया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई रखा था। गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला? आप देख सकते हो इसमें दिया नहीं था हम लोगों ने आंसर। यहाँ पर में उनको पता होता तभी वो जो है सटीक आंसर लगा पाते कि भाई नहीं दिया है ऑप्शन के अंदर में। और यही चीज जो है फ्रेंड्स, जो बच्चे जो भी सपनों वाली क्लास कर रहे हैं ना, उन लोगों को देखना बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। एग्जाम के अंदर में वो इतना बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन के आंसर लगा के आने वाले हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर में आधारित आप लोगों को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे पेट में है, प्लीज सपनों वाली क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए रात में। गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ में था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री या उद्योग मंत्री जो है आप लोगों के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य खाना, ठीक है, जो था आप लोगों का फूड जो है वो प्रसाद की तरह होता है, तो राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, स्वास्थ्य, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अमृत लेना पड़ेगा आपको, तो राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। भारत की स्वास्थ्य मंत्री कौन थी पहली आजाद भारत की? राजकुमारी अमृत कौर, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। ठीक है, रक्षा मंत्री वाला क्वेश्चन आगे में बन सकता है, सरदार बलदेव सिंह। रक्षा करने के लिए बल की जरूरत होती है, तो सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। श्रम मंत्री, लेबर, क्या ट्रिक बताई थी इसको मैंने आप लोगों को श्रम मंत्री की? आप लोगों से कहा था कि भाई बेचारे बाबू जगजीवन राम, ऐसा ही लग रहा है ना कि श्रम करके आए, कितना जो है मेहनत करके श्रम करके वो यहां तक पहुंचे हैं। तो बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नाउ भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में या तो इसके किसी भी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। इस आधार पर, किस आधार पर वो नहीं कर सकते? ठीक है, देखिए, अगर मान लो किसी हमारे भारत के अंदर में युद्ध हो जाए, कोई युद्ध कर दे, तो ऑब्वियस ही बात है उसके आधार पे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसके आधार पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं युद्ध के आधार पर। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कोई बाहर का देश हमारे ऊपर में हमला कर दे, युद्ध हो जाए या हमला कर दे, एक ही बात है वो, तो इसके ऊपर में आधार पर कर सकते हैं। आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, कोई शस्त्र लेकर लोग जो है वो बिल्कुल रास्तों पर निकल जाए हथियार लेकर, तो भी वो कर सकते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के मामलों के ऊपर में, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस उसके आधार पर नहीं किया जा सकता घोषणा। हमारे यहाँ पर में जब पिछले बार इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी 1975 के अंदर में, वो उन्होंने लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। फिर बाद में जब दूसरी सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द डाल दिया। मतलब आंतरिक अशांति की सिर्फ केवल टेंशन है भारत के अंदर में, लोगों का गुस्सा है, तो इस आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। पहले लगाई जा सकती थी, अब उसको हटा दिया गया है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर नहीं लगाई जा सकती, इन तीनों के आधार पर जो है इमरजेंसी पूरे देश में लगाई जा सकती है। ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है केवल और केवल जो है भारत के अंदर में जो है आप लोगों का जो भारत है हमारा, उसके अंदर में असहिष्णुता बढ़ गई है या भारत के सरकार के प्रति हमारा गुस्सा है, बस इस आधार पे इमरजेंसी लगा देना ये नहीं होगा। हाँ, अगर लोगों ने हथियार उठा लिए तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो भाग नंबर 18 में, भारत के संविधान के भाग नंबर 18 में आपातकाल से रिलेटेड चीजें जो है आप लोगों की दी गई है। आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है आप लोगों का भाग नंबर 18। ठीक है, इसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं 3 प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है। आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो है टीआरई 2.0 में आया था कि आर्टिकल नंबर 360 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड। अगर भारत में जो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए, वित्तीय अस्थिरता, भारत के सरकार के पास पैसे ना बचे, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब तक नहीं लगाने की नौबत आई है। निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले राज्यपाल थे? बिहार के पहले राज्यपाल, देखो यहां पर मैं बोला गया बिहार के पहले राज्यपाल थे, बिहार के। तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए यहां पर में। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग यहां पर में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इसको देखिए आप लोग, बिहार के पहले राज्यपाल, ठीक है, गैर्नियर हैटन, डेविड सिफ्टन, ठीक है, ह्यू डाउ, ठीक है, और या फिर वही आप लोगों का मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा सिफ्टन। हुआ क्या था फ्रेंड्स, आप लोगों का जो 1912 में राज्य बना था ना, उसका राज था, उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, 1936 के अंदर में आप लोगों का बिहार राज्य बना और उड़ीसा राज्य बना। तो बिहार राज्य बना ही 1936 में। जो लोग 1912 बोलते हैं ना, एक्चुअली में बिहार एंड उड़ीसा राज्य था, वो बार बार बताया आपको, उसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन भी कराया है। तो 1936 के अंदर में पहली बार आपके, ठीक है, जो गवर्नर जनरल बने थे, आपके गवर्नर बने थे बिहार के, वो थे जेम्स डेविड सिफ्टन। 1936 में बने थे 1 अप्रैल को, क्योंकि बिहार ही बना 1936 में 1 अप्रैल को। तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये बताया है आप लोगों को क्यों 1936, क्योंकि जो बना था 1912 में वो बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था आपका। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, म्यांमार से नहीं लगती किस राज्य की सीमा? तो म्यांमार से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, 4 राज्यों की। एक तो लगती है आप लोगों की अरुणाचल प्रदेश की, फिर लगती है नागालैंड की, नागालैंड, फिर यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मणिपुर आ जाता है, मणिपुर, और फिर लगती है आप लोगों की मिजोरम की, मिजोरम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सिक्किम की नहीं लगती, सिक्किम तो बहुत ऊपर में इधर साइड में, और म्यांमार इधर में। भारत के मैप के अंदर में भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप लोग, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमाएं जो है म्यांमार के साथ में लगती है। सिक्किम की कहाँ से लग रही है, आप खुद ही देखो, सिक्किम कहाँ है और म्यांमार कहाँ है पर में। हाँ, सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है, सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ में लगती है, और सिक्किम की सीमा चाइना के साथ में भी लगती है। तो सिक्किम की सीमा चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ लगती है, लेकिन म्यांमार के साथ नहीं लगती। म्यांमार के साथ में 4 राज्यों की लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पॉइंट पूछा जाएगा, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिए अच्छे से। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन बैच अलग से, बिल्कुल रिवीजन बैच जो है आप देखिए, अगर रिवीजन बैच जो है आप लोगों की जो स्टार्ट होने वाली है 27 फरवरी से रिवीजन बैच, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो। और जो बच्चे पेड वाले हैं उनको खरीदना नहीं है। जो पेड वाले बच्चे वो लोग प्लीज रिवीजन बैच को परचेस ना करें, वो आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, कुछ बच्चों ने उसको परचेस कर लिया खुशी खुशी में, बट आप लोगों के लिए वो फ्री है। ठीक है, जिन लोगों ने ले लिया था उनका वो एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं। लेकिन प्लीज जो भी पेड वाले हैं, जो जिन बच्चों ने ले चुका है, उन लोगों के लिए फ्री है अवेलेबल वो रिवीजन क्लास, जो आप लोगों की 28 तारीख से होंगी, 27 तारीख से जो होंगी, 27 फरवरी से। ठीक है, तो जो भी पेड वाले बच्चे या फिर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आप लोगों के पास में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्टली कोर्स में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो रिवीजन वाली बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उन लोगों को रिवीजन बैच तो फ्री में मिलेगी। तो आप लोगों का आंसर, भारत के स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 के अंदर में? तो आचार्य कृपलानी। ठीक है, कृपलानी, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। आचार्य कृपलानी जो है फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी के समय में 1946 से वो अध्यक्ष बने थे, 1946 के अंदर में मेरठ सेशन में। और उसके बाद में 1947 में कोई सेशन हुआ ही नहीं, आपका कोई सेशन हुआ ही नहीं, तो वही अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। ठीक है,
आचार्य कृपलानी। तो इसको प्लीज थोड़ा सा याद रखना आप सभी लोग। आंसर आप लोगों का जो है यहाँ पर में जे बी कृपलानी है, आचार्य कृपलानी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1947 में, और 1946 के अंदर में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये, ठीक है। कृपलानी के बाद में पत्ताभी सीतारमैया जो है ये 1948 में आजाद भारत के पहले अध्यक्ष बने, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बन सकता है आप लोगों का। उपनिषदों का अनुवाद दाराशिकों ने फारसी में किस शीर्षक से किया था? उपनिषद जो थे आप लोगों के, उनका अनुवाद किया गया फारसी भाषा में, ठीक है। फारसी भाषा क्यों? क्योंकि उस समय में मुगलों के समय में और दिल्ली सल्तनत के समय में प्रशासन की भाषा फारसी थी, तो फारसी भाषा का अनुवाद उन्होंने किया था सिर ए अकबर नाम से, ये भी आपको बताया। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? ये क्वेश्चन बने तो आंसर आऊंगा दाराशी को, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, सिर ए अकबर नाम से, सिर ए अकबर, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, ठीक है। दाराशिकों ने करवाया था। दाराशिकों शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। 1877 में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ठीक है, इसको दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, दिल्ली दरबार के नाम से आप लोग जानते हो उसको। तो दिल्ली दरबार जो है वो किसने भराया था? दिल्ली दरबार जो है फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन ने भराया था, ये याद रखना है, लॉर्ड लिटन। आपको इसकी भर भर के हमने बुराई की थी, याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने आप को जो है एक सौतेली सासू माँ समझो अपने आप को, और लॉर्ड लिटन की जितनी बुराई करोगे उतनी कम है, ठीक है। इसने क्या किया था? सबसे पहले तो दिल्ली दरबार भराया, वो भी किस समय में? जिस समय में अकाल पड़ा था भारत के अंदर में, लोग घर भूखे मर रहे थे, और यहाँ पर वो दिल्ली के अंदर में जो है वो शाही आयोजन कर रहा था ताकि रानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद या भारत की रानी घोषित किया जा सके। उसके बाद में 1878 में आर्म्स एक्ट इसने ला दिया, भारतीय लोगों पर हथियार रखने पर पाबंदी। तीसरा इसने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर पाबंदी लगा दी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। अपने क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। उसके बाद में उसने क्या किया? जो सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज थी, आप लोग आज मैक्सिमम एज बढ़ा दो, मैक्सिमम एज बढ़ा दो, ठीक है, 37 ईयर्स के बाद में भी बोलते हो या 40 साल के बाद में भी बोलते हो, वहां पर में मैक्सिमम एज थी 21 साल, उसको घटाकर उसने 19 साल कर दिया, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने 19 साल। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने परिवर्तित किया था? ये भी आपको बताया कि स्टार्टिंग के अंदर में दिल्ली सल्तनत की राजधानी को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्थापित किया था, अपना राज्य स्थापित किया था, तो उसकी राजधानी थी लाहौर, ठीक है। लाहौर से उसको दिल्ली शिफ्ट करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। प्लीज इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, पहले गुलाम हुआ करता था, फिर बाद में दामाद भी बना, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसने दिल्ली से लाहौर से दिल्ली में राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। एक क्वेश्चन और बताऊं, उसके बाद में उसके 300 साल बाद, ठीक है, दिल्ली से राजधानी शिफ्ट हो गई आगरा, ठीक है। वो किसने शिफ्ट किया था? आगरा में, आगरा में शिफ्ट किया था सिकंदर लोधी ने। ये भी लिखो सभी लोग, सिकंदर लोधी, ये भी पॉइंट लिखो। लाहौर में राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, और बाद में दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी सिकंदर लोधी ने। तो कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से आगरा राजधानी शिफ्ट कर दी थी? दिल्ली सल्तनत का वो राजा था सिकंदर लोधी, लोधी वंश का राजा, आगरा का संस्थापक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो, इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बाद में दामाद भी बना, ठीक है। इसको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक ये था। लेकिन अगर रियल फाउंडर के नाम से किसको जाना जाता है ऐसा बोला जाए तो इल्तुतमिश लगाना, अदरवाइज फाउंडर पूछे केवल तो आपको लगाना है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने इक्ता सिस्टम लागू किया। इक्ता सिस्टम मतलब होता है कि जो अपने सैनिक लोग हैं उनको कैश में पैसे ना देकर जमीन का टुकड़ा दे देना और बोलना कि भाई इसमें से जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स तुम अपनी सैलरी के रूप में रख लो, ठीक है। इसने चालीसा नाम से एक सिस्टम बनाया था। इस चालीसा नाम के सिस्टम को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की। 1900 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर आप लोगों ने जो है यहाँ पर 2500 के पार पहुंचाना है एक साथ सभी लोगों ने मिलकर, तब मजा आ जाएंगे कि हाँ यार आप लोगों के लिए जो इतना एफर्ट्स लेकर पूरा का पूरा करा रहे हो वो सार्थक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को चालीसा का मतलब मैं बता रहा था यहाँ पर में, मान लीजिए ये राजा है, ठीक है। राजा जो है 40 अपने जो है खास लोगों से घिरा रहेगा, उसके मंत्रिमंडल में जो उसको राजा को सलाह देंगे, ठीक है। ये 40 लोग जो थे इनको चालीसा कहा जाता था, चालीसा, ठीक है, चालीसा। या इसको जो है फ्रेंड्स तुर्काने चहलगनी भी कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगनी, तुर्कान ए चहलगनी,
के नाम से भी इसको जाना जाता था, तुर्कान चहलगनी। एक क्वेश्चन आपको बता दो, यूपी पीजीटी में आया था कि जो चहलगनी थी जिसके अंदर में 40 लोग होते थे, इल्तुतमिश ने जिसको बनाया था, उसमें कौन से वंश के लोग होते थे? तुर्क वंश के लोग होते थे, इसी वजह से इसको तुर्कान चहलगनी कहा जाता था। 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट, तो इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि तुर्कान चहलगनी और चालीसा नाम का जो सिस्टम है उसको किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या करोगे? अभी अभी पहले टाइप करो, फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन बताता है इसके ऊपर में। पहले टाइप करो आप लोग, इल्तुतमिश ने बनाया था, लिख दिया आप सभी लोगों ने, ठीक है। 40 लोगों का ग्रुप, इल्तुतमिश ने। इसको बंद किसने कर दिया था? ठीक है, बंद किसने कर दिया था? बंद। तो आप लोगों का आंसर होगा चाहिए बलबन ने। बलबन ने इसको बंद कर दिया था, चालीसा वाला सिस्टम को। तो चालीसा या तुर्कान चहलगनी के सिस्टम को बंद कर दिया था बलबन ने, ठीक है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, सिल्वर कॉइन, टंका और कॉपर, ठीक है, के जो जीतल है, मतलब चांदी का सिक्का टंका नाम से और कॉपर का सिक्का जीतल, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था भारत के अंदर में? इल्तुतमिश ने। टंका और जीतल नाम के सिक्के, ये भी पूछते हैं, टंका और जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि प्योर अरेबिक भाषा में, अरबी भाषा में लिखे हुए होते थे इन सिक्कों के ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो मिनहाज सिराज, तबाकत नासिरी जो थी बुक जिन्होंने लिखी है, वो इन्हीं के समय काल के थे, इल्तुतमिश के समय काल के। लिस्बन किस देश की राजधानी है? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने वाला जो वास्को डी गामा था, वो इसी देश का था और इस देश की राजधानी से ही वो चला था चलते समय। जल्दी बताइए उसका आंसर क्या होगा आपका? तो इस देश से चला था वो, आंसर बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट में आंसर कर देंगे। एकदम चैट रेट आप लोगों का जो है फ्रेंड्स स्पीड में चलना चाहिए आपका। जी उमा मंडल जी, बिल्कुल आप जो है क्लासेस से पढ़ लीजिए, आपको कोई और पढ़ने की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, ठीक है। तो लिस्बन कौन से देश की राजधानी थी? ये पुर्तगाल की राजधानी है फ्रेंड्स, पोर्तुगाल की, ठीक है। यही से क्या हुआ था आपका, वास्को डी गामा चला था। अभी वो मैप के, अगर हम लोगों ने यहाँ पर मैप होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का यूरोप का मैप है, आप देखिए यहाँ पर में, ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन। तो ये पुर्तगाल से, वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकला था वास्को डी गामा, तो ये है आप लोगों का लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी, ठीक है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये आप लोगों को मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो है यहाँ पर मैं, ओके, आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। वर्ल्ड पीआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएंगी, लेकिन 6वीं से 8वीं के अंदर में आएंगी, तो 6वीं से 8वीं के अंदर में मैं करवाने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार। निशी कुमार जी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मगध के नाम से जानते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर में, ये गंगा का है इलाका और गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जानते थे। मगध का पहला शासक था बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार पहला राजा था और बिंबिसार के बाद में उसका बेटा अजातशत्रु शासक बनता है, ठीक है। तो बिंबिसार मगध महाजनपद का पहला राजा था। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, साथ ही साथ आप लोगों का एफकेट के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, एफकेट एयरफोर्स की एग्जाम में, बिंबिसार वाला, ठीक है। तो मगध के नाम से जाना जाता था, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हो गए थे? आपको पता है हमारे भारत की प्रस्तावना में एक शब्द आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी के बाद में लास्ट में आता है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमने 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को अपना लिया था, 1949 के अंदर में अपनाया था। और लागू कब किया था संविधान को? हमने लागू किया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। बट ये हमने 95% लागू किया था 26 जनवरी को। कुछ हिस्सा था ऐसा जो हमने इसी दिन लागू कर दिया था 26 नवंबर को, क्योंकि वो जरूरी था। जब भारत रिपब्लिक बनेगा तो उससे पहले भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए, रिपब्लिक बनेगा तो नागरिक होने चाहिए, तो नागरिकों के लिए पहले नागरिकता का प्रावधान लागू करना पड़ेगा। इलेक्शंस करवाने हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन का गठन करना है, तो इलेक्शन का प्रावधान लागू करना पड़ेगा। प्रोविजनल पार्लियामेंट, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो पार्लियामेंट करेंगे ना, प्रोविजनल पार्लियामेंट, जब चुनाव तो हुए नहीं थे तो जो संविधान सभा थी उसी को पार्लियामेंट मान लिया गया, अस्थायी संसद।
हमारे संसद, हमारी जो चुनाव के बाद संसद बैठी वो बैठी पहली बार 1952 में। तब तक जो है फ्रेंड्स ये अस्थाई संसद, जो संविधान सभा थी वही अस्थाई संसद बन गई थी पहली बार के लिए, बस पहली बार के लिए एक टाइम के लिए अस्थाई संसद बनाई गई थी ताकि राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सके और थोड़े समय के लिए भारत के लिए कानून बनाए जा सके। तो संविधान सभा को ही अस्थाई संसद में कन्वर्ट कर दिया था जब तक कि चुनाव नहीं हुए। फिर चुनाव होने के बाद में ये अस्थाई संसद भंग हो गई और हमारी चुनी हुई संसद बैठी 1952 में। तो नागरिकता, निर्वाचन और अस्थाई संसद, ये तीन ऐसे मेन कंसेप्ट है जिनको हमने उसी दिन लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। प्लीज इन इस पॉइंट को बस ये तीन याद रख लो आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एम लक्ष्मीकांत के अंदर में भी यही वाले 3 पॉइंट दिए हैं, एनसीईआरटी के अंदर में भी ये 3 पॉइंट दिए हैं और यही से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ठीक है, मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है पूछेगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 जनवरी को इसी वजह से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? दांडी मार्च के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो ये भी बता देंगे सभी लोग। दांडी मार्च, देखिए अगर हम लोग दांडी मार्च के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये आंदोलन में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यात्रा की। 5 अप्रैल को गांधी जी जो है पहुंचते हैं दांडी नाम की जगह पर 1930 में। ठीक है, और 6 अप्रैल को उन्होंने जो है नमक कानून को तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 को। और यही से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसको भी हमने देखा हुआ है। प्लीज जितने भी लेक्चर्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के ऊपर में जो वीडियोस है उसको अच्छे से देखिए। अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो क्लासेस से जुड़कर जो नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इससे जुड़कर आप सपने वाली क्लासेस और जो बाकी क्लासेस है उनको आप अच्छे से देख सकते हो ताकि आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, रिवीजन क्लासेस आपको, जी हाँ बिल्कुल, जो पूछे रिवीजन क्लास वो आपका पेड कोर्स, जितने भी बच्चे हैं चाहे आपने जीएस वाला भी कोर्स लिया हो उसके अंदर में भी फ्री है आप लोगों के लिए। जो बच्चों ने कोई भी पेड कोर्स लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो रिवीजन बैच को अलग से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐप पर अवेलेबल है। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था दांडी मार्च के बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का जो सफलता बैच है आप लोगों की, वो आप लोगों की फ्रेंड्स इवन 4.0 के लिए भी लॉन्च हो चुकी है। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है, ठीक है, 3.0 में, वो 4.0 का करना चाहते हैं तो वो 4.0 की बैच भी ले सकते हैं। ओके, और आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि अभी आप लोगों के लिए जो ऑफर चल रहे हैं वो आप लोगों को ऐप के ऊपर में दिख जाएंगे। जब आप लोग पेमेंट पेज पर जाओगे तो वहां पर में आप लोग जाकर अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। और जो टीआरई 3.0 के लिए करना चाहते हैं बच्चे, वो लोग भी टीआरई 3.0 वाली बैच ले सकते हो, वो अभी आप लोगों को लाइव मिल जाएंगी वहां पर में। पनामा नहर किन 2 महान महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर, जल्दी बताइए, पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों को जोड़ती है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में थोड़ा सा एक तूफान जो है वो आया हुआ है। हो सकता है कि अगर मान लो क्लास बीच में रुकती है, ठीक है, तो समझ जाना कि इंटरनेट वगैरह चला गया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट हुई है। ठीक है, बट अभी तक नहीं हुआ है। अगर होता है बीच में तो समझ जाना कि ऐसा कुछ हुआ है करके। ठीक है, तो पनामा नहर किन 2 महान सागरों को जोड़ती है? दुआ कीजिए कि ना हो, ना टूटे कुछ, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इनको इंडियन ओशियन, अटलांटिक और पैसिफिक। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। कैसे? देखिए यहाँ पर में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में है आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर में दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों जुड़े हुए थे। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए ऐसे छोटे से एरिया से। ये जो पनामा कैनल है ना आप लोगों की, पनामा नाम की जगह है, वहां से क्या किया गया, एक नहर काटी गई थी, नहीं पहले हमने काटी, हम इंसानों ने, पनामा नाम की जगह पे पनामा कैनल बनाई। इससे क्या हुआ, यहाँ का जो अटलांटिक महासागर था और यहाँ पर में जो प्रशांत महासागर था वो आपस में जुड़ गए। तो अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ा गया है। मैंने आप लोगों को, याद करो, सपनों वाली क्लास के क्लास नंबर 3 के अंदर में स्वेज कैनल के बारे में भी बताया हुआ है। जो भी बच्चे क्लास में थे वो स्वेज कैनल के बारे में भी बता दीजिए कि स्वेज कैनल किसको जोड़ती है, ठीक है, और कौन से देश से होकर जाती है स्वेज कैनल। चलो ये बता दो कम से कम। 2250 लाइक्स हो चुके हैं, हमारा टारगेट है 2500 लाइक्स का। जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मेरी एनर्जी कम ना हो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग करता है? डीपीएसपी में आपको बताया था 50-50, ठीक है, काम को बांट देना, 50-50 कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स कराया आप लोगों को मैंने डीपीएसपी के, 50-50 कर दो। तो 50 जो है आपका क्या करता है, काम का बंटवारा करता है, काम का बंटवारा 50-50, काम को बांट दो। ठीक है,
ओके 50-50, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, यूसीसी समान नागरिक संहिता के बारे में। आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का विकास होना चाहिए। आपको एग्जांपल दिया था, याद करो। आर्टिकल 48 कैसे याद कराया मैंने आपको कि 4 बीज डालोगे तो 8 बीज हो जाएंगे, कृषि का विकास हुआ। 4 बकरी या मतलब 4 बकरे बकरियां पालोगे तो 8 बकरे बकरियां हो जाएंगी आपके पास में। पशुपालन, पशु का भी विकास होगा, ठीक है, तो 4 का 8 हो जाएंगे, विकास होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमने किया था। 51 साल की उम्र के अंदर में हमने कहा था कि भाई अब हो गया भाई, अब तो जिंदगी जी ली, अब शांति के साथ रहना है। तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल पीस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा हमारा भारत, वो आर्टिकल नंबर 51 में दिया है कि अब भाई शांति के साथ रहेंगे हम, ठीक है। 51 की उम्र हो गई है वैसा वाला। तो और इसके बाद में 40 तो पंचायती राज वाला है, पंचायती राज। तो सारे के सारे आर्टिकल्स आप लोगों के यहाँ पर में दिए हुए हैं फ्रेंड्स। आप लोगों की जो पीडीएफ है, आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन, जो कल रात वाली टेस्ट थी उसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डीपीएसपी के पार्ट है ये, पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के आर्टिकल्स है, ठीक है। और डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया, कोई लिख के बता सकता है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से देश से उधार लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है फ्रेंड्स आयरलैंड से उधार। कितने लोगों ने लिख दिया था मेरे बताने के पहले? मैं यहाँ पर मैं कमेंट में भी देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे रेगुलरली यहाँ पर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है? श्रीमती उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है, ये बता देंगे सभी लोग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में श्रीमती उषा मेहता जो है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था। आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम या क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में 1942 में जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में बंद कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर का जो किला था उसमें बंद कर दिया। अलग अलग जो बड़े बड़े नेता थे उनको कैद कर लिया। तो जो उस समय में जवान लोग थे जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, या कांग्रेस उनको, कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट नहीं कर पाई थी, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन लोगों ने कुछ ना कुछ किया, ठीक है, छुपके छुपाते। वैसे ही एक सीक्रेट रेडियो चलाया गया ताकि भारतीय लोगों के बीच में अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सके। सीक्रेट रेडियो उषा मेहता जी ने चलाया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप लोग। गुप्त रेडियो चलाया था इन्होंने, उषा मेहता। और रिवीजन इज द की टू सक्सेस, याद रखना है फ्रेंड्स, इसी वजह से रिवीजन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, आप लोग आंसर कर पाओगे। श्रीमती उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 1900, अच्छा ये आप लोगों का उसका एक्सप्लेनेशन दिया। राम, उनको असिस्ट किसने किया था, उनकी मदद किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने उनकी मदद की थी। राम मनोहर लोहिया जो है फ्रेंड्स समाजवादी व्यक्ति थे, कांग्रेस के साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उषा मेहता की मदद की क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के अंदर में, ठीक है। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज? ये कल की टेस्ट में जानबूझ के डाला था ताकि आप लोग इसका आंसर कर पाए। देखते हैं इसका आंसर क्या करते हो आप लोग। मैं यहाँ पर मैं कमेंट में देख रहा हूँ आप लोगों का कि कितने लोग करते हैं, ठीक है। आगा खान पैलेस कहाँ है सर? आगा खान पैलेस जो है ये पूना में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, पुणे के अंदर में, ठीक है। जेल में इसलिए नहीं रखा था उनको, गांधी जी को, कि सब लोगों के मन में ये ना जाए कि भाई देखो हमारे गांधी जी को जेल में डाल दिया, तो ये दिखा रहे थे कि पैलेस में रखा है करके, आगा खान पैलेस में। बहुत ही सुंदर सा है, आप कभी जाओ पुणे तो आप देखना, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, उन्होंने असिस्ट किया था, बिल्कुल। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति क्या है? 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज नहीं। आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। कितने लोगों ने ई आंसर लगाया है? कितने लोगों ने आंसर लगाया? हाथ ऊपर करके बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने आंसर लगाया यहाँ पर में। 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, आप लोगों का 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, इसको 20K हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, 20K हर्ट्ज बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है, कौन सा करता है? एक ट्रिक हमने सीखी थी इसकी कि कौन सा राज्य कौन सा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सीमा साझा करता है। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, मोर देन वन ऑफ द बियो, नन ऑफ द अबव। 1 घंटा हो गया क्लास को, पता ही नहीं चला मुझे कि आज 1 घंटा कैसे हो गया इतना स्पीड में, ठीक है। बढ़िया मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। अगर आप लोगों का सही तरीके से रिस्पांस रहता है फ्रेंड्स, आप लोग सही तरीके से पढ़ोगे ना, ठीक है, और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे जो लिटरली एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ अच्छे से भी, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका रिस्पांस उतना ज्यादा हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स एक ट्रिक है वो देख लेते पहले। देखिए चंपा जो थी, ठीक है, दोनों चंपा, चाहे पश्चिम चंपा हो चाहे पूर्वी चंपारण हो,
तो चंपा जो थी वो सीता के साथ में बैठी हुई थी मधु बनाते हुए, चलो बहन शहद निकालेंगे। तो चंपा और सीता शहद निकाल रही थी, तभी वहां पर मैं आ गया सांप, और उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे रे रे किशन भगवान बचा लो हमको, अब ये सांप आ गया, अब हम इससे कैसे निपटेंगे। ठीक है, तो चंपा और जो चंपा थी और सीता थी वो मधु बना रही थी, शहद निकाल रही थी, सांप आ गया, उन्होंने अरे रे 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 चिल्लाया और किशन भगवान को याद किया। तो यहाँ पर मैं आप देखिए, मधुबनी तो है, मधु बना रही थी वो लोग, ठीक है, सीता भी है यहाँ पर में, किशनगंज भी, किशन भगवान का नाम लिया, कौन सा वाला साझा करता है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। 57% लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पर में। ब्रजेंद्र मिश्रा जी पेड क्लास लेनी है सर। देखिए आप जो है ब्रजेंद्र जी, आप नीचे जो नंबर चल रहा है या 7611101101 या 9697888844 उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो आप, सिंपल सी बात है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर में भी। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये भी याद रखना आप लोगों ने, 7 डिस्ट्रिक्ट्स सीमा साझा करते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। लीजिए, आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि किसके सम्मान में मनाया जाता है, उनको भारत रत्न मिल गया। मतलब मोदी जी, हमारा मोदी जी तक भी हमारी आवाज देखिए, यहाँ पर में इतने सारे लोग एक साथ कमेंट करते हैं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हवा में फैल ही जाती है। तो मोदी जी ने, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ठीक है, अब तक पहली बार हुआ है इतिहास में कि एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले किसी भी साल के अंदर में जो है फ्रेंड 4 से ज्यादा नहीं गया था। 1999 एकमात्र साल था जिसमें 4 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। अदरवाइज नॉर्मली मैक्सिमम 3 ही लोगों को दिया जाता है भारत रत्न का सम्मान। ठीक है, आपका 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, 2024 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पॉलिटिकल माइलेज ऑब्वियसली बात है, आपको पता है, अलग अलग लोगों को दे रहे। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है यहाँ पर में, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है दक्षिण भारत की राजनीति को साधने के लिए, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और इसके अलावा हमारे हरित क्रांति के जनक, ठीक है, जल्दी बताइए हमारे हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जल्दी आप लोगों का आंसर आना चाहिए। उनको भी भारत रत्न दिया गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता किसको मानते हो आप लोग, उनको भी भारत रत्न। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया है। किसान नेता थे, हमारे भारत के जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये बहुत कम समय के लिए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, 5वें नंबर के। ठीक है, केवल 170 दिन तक इनका कार्यकाल था, लेकिन थे, और 170 दिन के अंदर में किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की। ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के अवसर पर। मंगल पांडे किस पैदल सेना में सिपाही थे, मंगल पांडे, तो ये भी बता दीजिए। 2450 लाइक्स हो चुके हैं, 50 लाइक्स हम लोग दूर है हमारे टारगेट से। एम एस स्वामीनाथन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का जो है ऐलान किया गया है। तो भारत के हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, ओके, तो एम एस स्वामीनाथन जो है उनको दिया गया। मंगल पांडे किस पैदल सेना में एक सिपाही थे, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको याद रखना है 34वें नंबर की बंगाल सेना के सिपाही थे, 34वें नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, 34वें नंबर की। तो दिया ही नहीं है 34वें नंबर का आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ऐसे क्वेश्चन घुमाने वाले क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको कान पकड़ के ऐसे घुमा के आप लोगों से जो है आपकी प्रैक्टिस कराए। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट आंसर, ई इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। कौन से नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 34वें नंबर की। ओके, इन्होंने 1857 में जो बैरकपुर है, ठीक है, कहां पर में बैरकपुर, वो आपको मिलेगा बंगाल में। तो बंगाल में बैरकपुर में अपने अधिकारियों के ऊपर में गोली चला दी थी, जिसके कारण इनको फांसी पर लटका दिया गया 1857 में। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली चला दी थी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है आप लोग प्रकाश यहाँ पर में कीजिए, जल्दी से डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी उसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने अपने 60 अनुयायियों के साथ मार्च आरंभ किया था। 60, क्या 60 लोग थे या फिर 78 थे, 78 थे, 78 थे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 78 फॉलोवर्स थे उनके साथ में। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। आपसे सही वाला पूछा है ना, यहाँ पर मैं करेक्ट वाला नहीं पूछा है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, नॉट करेक्ट पूछा है आप लोगों से। कितने लोग हैं जिन्होंने जो है नॉट करेक्ट बी आंसर लगाया है, ओनली 1 गलत है।
आंसर क्या होना चाहिए, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है, नॉट करेक्ट। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो दूसरा गलत है ना, तो ओनली 2, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है आप लोगों से। कितने लोगों के साथ खेला हुआ जल्दी बताइए, अगले बार ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 2500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी लोगों ने यहाँ पर मैं अपना अपना योगदान दिया उन सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दांडी मार्च के बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था अपने 78 साथियों के साथ में। रिवीजन बैच जो है फ्रेंड्स लॉन्च हो चुकी है आप लोगों की, जो भी बच्चे रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। वैसे इसका प्राइस जो है वो 499 रुपीज़ है। इसको जो है आप लोगों का डिस्काउंटेड प्राइस में इनिशियल में 300 रुपीज़ का मिल रहा है। जो बच्चे पेड क्लास में हैं उन लोगों को ये नहीं खरीदना है, क्योंकि ऑलरेडी उनको फ्री में दिया जा रहा है। जो पेड बच्चे चाहे कोई भी बैच लिया उसने, ठीक है, बिहार का, उसको वो रिवीजन बैच फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो उन लोगों ने नहीं करना है। जो बाकी बच्चे हैं रिवीजन बैच, आप लोगों की रिवीजन बैच 27 फरवरी से स्टार्ट होंगी, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के साथ में, थ्रू एमसीक्यूज। ये याद रखना है आप लोगों ने, एमसीक्यूज की मदद से रिवीजन किया जाएगा पूरी की पूरी सिलेबस को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। जो बच्चे पेड में हैं वो प्लीज ना ले, उनको ऑलरेडी मिलेगा आपके इसके अंदर में ऐड हो जाएगा वो 27 तारीख को। तो जो बच्चे रिवीजन बैच लेना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको कोर्स भी मिल जाए तो वो कोर्स ले सकते हैं, रिवीजन बैच उसके अंदर में आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो सबसे दक्षिणी भाग के अंदर में स्थित है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, पलामी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स, पलानी हिल्स, पलानी हिल्स, 2 बार आ गया आप लोगों का, तो वो थोड़ा सा देख लेना है या नहीं वो आंसर में आपका। अन्नामलाई हिल्स आप लोगों की, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूँ। सबसे दक्षिण के अंदर में जो पहाड़ियाँ है आप लोगों की वो है इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स इसको कहा जाता है। केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है कार्डमम हिल्स, सबसे दक्षिण में दक्षिणतम पहाड़ी आप लोगों की। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची हिल्स इसको बोलते हैं आप लोग। पहाड़ों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी, है यहाँ पर में श्रृंखला है पूरी पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ, केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हो आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी आरक्षित है। अनुसूचित जाति एससी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट्स के लिए बिहार विधानसभा के अंदर में फ्रेंड्स 37, 39, 40, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों अगर जो है देखोगे, ठीक है। तो यहां पर में आप लोग देखिए बिहार में 243 सीट्स है, ठीक है, 243 सीट्स है, जिसमें से एससी और एसटी के लिए कितनी है। एससी के लिए है आपकी 38 सीट्स आरक्षित है, एससी के लिए है 2, ठीक है। ये आपको बार बार बताया है। अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, तो 38 दिया नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा। फिर से आप लोगों के साथ में खेला हुआ है यहाँ पर में, आपको जानबूझकर जो है फ्रेंड टफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि एग्जाम के लायक आप बन सके, एग्जाम के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। तो जो भी बच्चा है सपने वाली क्लास ध्यान से देखेगा जो रात में होती है, और उसकी मैं फिर से लूंगा आपकी 4 क्लास लूंगा जब सपने वाली क्लास की, फिर से 5वीं वाली टेस्ट लूंगा जैसे ली है, और फिर से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है वो इनाम मिलेंगे। जितने बच्चे थे सिर्फ एक बच्चा जिसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है उसको छोड़कर बाकी सब लोगों को अमाउंट भी ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। जो टॉपर था उसको 2000 रुपए का इनाम मिला है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने जो मैंने कहा था उसको कि पूरा बार बार पढ़ना है, उसने वो किया। उसको चैलेंज दिया था उन लोगों को कि 50 में से 50 लेकर आओ, 3 बच्चे लेकर आ पाए उसमें से, ठीक है, जिसने अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आप लोगों का। नाउ विधानसभा में 243 सीट्स है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों की अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 38 है। किस विधेयक का मसौदा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था। भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो भारत के कानून मंत्री जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने जो है निम्नलिखित में से कौन सा बिल था जिसको संसद में प्रस्तुत किया था। तो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कानून मंत्री। हिंदू कोड बिल जो है फ्रेंड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये याद रखना है। जब ये कानून पास नहीं हो पाया संसद से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस विरोध में कि भाई हिंदू अपने अंदर में बदलाव नहीं लाना चाहते। बाद में जाकर फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के जरिए 1955 के अंदर में वो कानून पास हो पाया। जब पहली बार प्रस्तुत किया था तो पास नहीं हो पाया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, विरोध में। तो हिंदू कोड बिल को इन्होंने प्रस्तुत किया था, ये याद रखना। बहुत ही फेमस था उस समय, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नाउ फ्रेंड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पूरा उनका जीवन आपको पढ़ाया है सपनों वाली क्लास में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया था, ठीक है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने 1936 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की शुरुआत की। बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी उन्होंने। भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे ये, और भारत के पहले कानून मंत्री थे, और हिंदू कोड बिल को 1948 में प्रस्तुत किया था। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, ये देखिए फ्रेंड्स, भारत स्वतंत्रता और उसके बाद, ये इसके लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बुक है, आपको इनकी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या एक से अधिक तो नहीं होगा यहाँ पर, मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है वो लिखी है, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब इतिहासकार भी थे हमारे चचा, ठीक है, इतिहासकार थे। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द यूनिटी ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी है। इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, भारत की आज़ादी और उसके बाद क्या क्या हुआ, पढ़ने लायक बुक है। जो लोग जो है जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं या उनको बोलते हैं ना कि क्या हुआ भाई, उस समय में, जिस समय में देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से छूटकर मिला, जिस समय में हम लोग जो है बंटवारे का दंश झेल रहे थे, जिस समय में भारत में भाषाई राज्यों के लिए मांग हो रही थी, जो है पोटी श्री रामलुलू ने जो है भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई, देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उस समय में देश को आगे लेकर चलना, और आज हमारा देश जो है मजबूती के साथ खड़ा है, यहाँ तक पहुँचने की नींव रखना, क्योंकि रिजल्ट उस समय में नहीं मिलेगा ना, वो तो आज मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर नाम की जो पुस्तक है उनकी, उसमें देखने के लिए मिलेंगी कि क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक लिखी है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स उन्होंने लिखा है कि कैसे वो पत्राचार करते थे। इससे पता चलता है कि वो चाहते थे कि देश जो है वो समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़े। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच में हुआ था? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसको। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस पार्टी ने जो है क्या किया फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है मिल गया था। अच्छा, गोपाल कृष्ण जी जो कि 8वें नंबर के विनर थे, मुझे यहाँ पर में बताया जा रहा है कि जो बच्चे का स्विच ऑफ आ रहा था, गोपाल कृष्णा जी, ठीक है, उनसे कांटेक्ट हो गया है और उनका हमने ट्रांसफर भी कर दिया है, ठीक है। गोपाल कृष्ण जी का ट्रांसफर हो चुका है, कांग्रेचुलेशन गोपाल कृष्ण जी। तो टीम जो है प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है आपको मोटिवेट करने के लिए। ये अमाउंट को मत देखिए आप लोग, ठीक है, मेन है मोटिवेशन, कि उनको जो है एक बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन लेकर आना है ताकि पढ़े, सारे लोग आगे बढ़े। एक हेल्दी कंपटीशन में इतना पढ़ ले आगे बढ़ जाए कि एग्जाम कब क्लियर हो गई पता ही ना चले कि यार एग्जाम क्लियर हो गई खेल खेल में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और लखनऊ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में ये समझौता हुआ था। और ये आज ये पहली टेस्ट थी, इसके बाद में और टेस्ट होने वाली है, तो जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से करेंगे आप सभी लोग आगे में। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही है? जोग जलधारा जो है, जोग जलप्रपात या जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर है। जी हाँ बिल्कुल है, कर्नाटक के अंदर में है ये आप लोगों का, कर्नाटका में, ठीक है। कपिल धारा कावेरी नदी पर है बोल रहा है, नहीं, कावेरी पर नहीं है, कपिल धारा नर्मदा नदी के ऊपर में है, नर्मदा पर है, ठीक है। धुआंधार गोदावरी पर है बोल रहा है, नहीं गोदावरी नहीं, ये भी नर्मदा पर है, नर्मदा नदी पर है। ये कपिल धारा और धुआंधार दोनों जो है क्या है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है बोला है आपसे, तो ए आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कौन सा सही है। तो कपिल धारा कपिल धारा, धुआंधार, ये सब नर्मदा नदी के ऊपर में बने हुए जलप्रपात है आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? आप लोग याद करो, हमने सपनों वाली क्लास में बिहार प्रांतीय किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा दोनों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 के अंदर में हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है मुख्य व्यक्ति थे इसके, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष भी थे और मुख्य व्यक्ति थे जिसने इसका गठन किया। बाद में 1936 के अंदर में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई और उसके संस्थापक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो दोनों के ही थे यहाँ पर में जो है यहाँ पर में ऑल विनर्स को हो चुका है। जैसे मेरे पास में वापस से जो है फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरे पास फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन आई है कि सारे लोगों को हो चुका है, ठीक है। जो गोपाल कृष्णा जी थे उनका जो स्विच ऑफ आ रहा था फोन, उनको भी अब ट्रांसफर हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सारे के सारे विनर्स को, और अगले बार के लिए भी तैयार रहिए सभी लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि दर का सही क्रम चुनिए। मैंने आपसे कहा था कि एक टफ क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बीपीएससी में आ चुका है, ठीक है।
तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आगे में जाकर कभी भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि टफ क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग पहले से करके जाइए अच्छे से, ठीक है। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि जो है आप लोगों का अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर में हुई? मधेपुरा के अंदर में। आप लोगों से बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, कम से ज्यादा में लगाना है, कम से ज्यादा में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर में? इन 3 जिलों में। देखो 3 ही जिले दिए यहाँ पर में, किशनगंज, मधेपुरा और सिवान। सारे ऑप्शंस में देख लीजिए आप लोग, 3 ही दिए। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर में दिखाया कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के बीच में। मधेपुरा में 30.65% की दर से वृद्धि हुई। मधेपुरा वाले लोगों क्या कर रहे हो? मतलब जॉब उब नहीं आ रही, या ठंड क्या मतलब, क्या रीजन क्या है तुम्हारा? ठीक है, 30.65%, ठीक है। यहाँ देखो गोपालगंज वाले से 18.83% भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर में ये आंसर तो हो ही नहीं सकता कि सिवान में सबसे ज्यादा है, मधेपुरा में से भी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर में देखिए मधेपुरा से भी ज्यादा सिवान को दिखाया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है। सिवान को ज्यादा दिखाया, पॉसिबल है कि बी आंसर हो जाए आपका, ठीक है, पॉसिबल है। और मोर देन वन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं हो सकता। तो ए आंसर नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी या फिर ई में से कोई होगा। अब देखो मधेपुरा से कम जो है क्या किशनगंज के अंदर में? ध्यान से देखिए आप सभी लोग, किशनगंज को ढूंढिए आप लोग, ठीक है। तो किशनगंज को अगर आप देखोगे तो 30.44% है ना, सेकंड लास्ट है। कहीं पे भी दिख रहा है कि आपको 30 की रेंज में, और कहीं पे भी 30 की रेंज में? पूरा का पूरा आप देख लीजिए, 30 की रेंज में कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको, केवल ये 2 है। यहाँ पर में अररिया को छोड़ दिया जाए तो अररिया 30 पे अटका हुआ है, एग्जैक्ट 30 पे, बाकी 30 से ज्यादा वालों में ये 2 ही है, ठीक है। तो मधेपुरा से कम जो है किशनगंज है, तो मधेपुरा से कम किशनगंज। ऑब्वियस सी बात है, सिवान कितना भी हो उनसे कम ही होगा, कितना भी हो। अब देखो यहाँ पर मैं सिवान की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में आप देख लीजिए सिवान आपको कहाँ पर में दिख रहा है। सिवान देखिए यहाँ पर में है 22.25%, है तो इन दोनों से कम ही ना, ठीक है। तो वही तो बात थी कि इन दोनों से कम है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में थी, फिर किशनगंज में, ठीक है, और उसके बाद में और भी थे, बट सिवान इन दोनों से कम था। ऐसा जो है टफ क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, तो प्लीज इसको याद रख लेना। सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट होकर पूछे जाने की संभावना है। मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में थी, सबसे कम गोपालगंज में थी, याद रखना। मधेपुरा के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, जस्ट आपको याद रहे, ठीक है, जो है कॉमेडी में याद रहे आप लोगों को, चीज़ों को आप आसानी से लंबे समय तक याद रख सके, इसी वजह से बता रहा हूँ। बाकी मधेपुरा वाले लोग खाली पीली बैठे हैं, वहाँ ठंड ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अपना हो सकता कोई और भी रीज़न हो वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखना आप सभी लोगों ने। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, जी हाँ, 1 to 5 के लिए भी है। ये सारे ही एग्जाम जितने भी है ना आप लोगों के, किसी में भी पूछा जा सकता है इंटरचेंजेबली ये क्वेश्चंस, जी। तो देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें कि ब्लैंक ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी 1864 में। अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट किसने चलाया था? अलीगढ़ मूवमेंट ये चलाया था फ्रेंड्स आपका सर सैयद अहमद खान ने ही, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, ठीक है, इन्होंने ही की थी। पहले उसको एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानते थे। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ये याद रखना है। यहाँ पर में वो जो बुक्स होती थी, विदेशी बुक, इंग्लिश में, फ्रेंच भाषा में या फिर इटालियन में, उसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराते थे, ताकि भारत के अंदर में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जिस बच्चे ने रिवीजन आप लोगों की जो सपनों वाली क्लास नंबर 2 जो मैंने ली थी उसको देखा होगा, वो एकदम से देखेगा सिर्फ राज्यसभा और आंसर लगा देगा। वो बोलेगा मुझे बाकी कुछ नहीं देखना, सिर्फ वो राज्यसभा देखेगा, ठीक है, केवल और केवल राज्यसभा देखेगा और आंसर लगा देगा। सपनों वाली क्लास, ठीक है, सपनों वाली क्लास ऐड होंगी क्या? जी हाँ, जितने भी बच्चे जो भी आपकी क्लास है, चाहे जीएस वाले जो बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए भी किया है। वो क्लास की लिमिटेशन ये है कि उसको अलग से नहीं किया जा सकता, वो पेड के साथ में लिंक्ड है। तो कोई भी आप पेड क्लास लेते हो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाती है वो आपकी, ठीक है, इसी वजह से। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता, लोकसभा में होता है, ठीक है।
ध्यान से समझिए आप लोग, लोकसभा के अंदर में एससी के लिए और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। 84 सीट्स जो है आप लोगों की क्या है, एसटी के लिए, एससी के लिए रिजर्व्ड है। 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड है लोकसभा में। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं आपसे, राज्यसभा में एससी एसटी 0 सीट रिजर्व्ड है, कोई सीट रिजर्व नहीं है, रिजर्वेशन है ही नहीं वहां पर में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपने, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, 0 सीट लोकसभा में। अच्छा चलो इसका टोटल बता दो, ये क्वेश्चन आ जाए तो। ये क्वेश्चन तो सपनों वाली क्लास में भी पढ़ाया था ना आप लोगों को मैंने, कि टोटल बता दो। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में प्लीज उस क्वेश्चन को रख दिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ताकि रिवीजन के तौर पर वो लोग एक आंसर कर देंगे, हम उसका आंसर कमेंट में पूछेंगे बच्चों से, देखेंगे कितने बता पाते हैं टोटल लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व है। तो राज्यसभा में कोई भी प्रावधान नहीं है रिजर्वेशन का। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी फ्रेंड्स, और इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा के भी और अखिल भारतीय किसान सभा के भी। तो 1936 के अंदर में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके सेक्रेटरी कौन थे, एनजी रंगा थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। सचिव कौन थे, अध्यक्ष तो ये थे, सचिव पूछ लिया जाए तो एनजी रंगा थे, रंगा, ठीक है। बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है, ये बताएंगे आप सभी लोग। बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो बिहार विधान परिषद की अगर हम लोग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में, कौन कौन से 6 राज्य है कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद की क्षमता जो है वो है आप लोगों की 75, ठीक है, 75 है। और याद रखना है इसमें भी नो रिजर्वेशन, ठीक है, नो रिजर्वेशन, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, रिजर्वेशन नहीं है विधान परिषद के अंदर में, विधान परिषद में भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता, विधान परिषद में भी रिजर्वेशन नहीं होता। कौन कौन से 6 राज्य है ध्यान से देख लेंगे आप सभी लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। विधान परिषद, विधान परिषद कौन कौन से राज्य में, 6 राज्यों के अंदर में है फ्रेंड्स, ठीक है। एक है आपका यूपी, ठीक है, बिहार, ओके, यहाँ पर में आप लोगों को आ जाता है महाराष्ट्र, यहाँ पर में आ जाता है आप लोगों का कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, यहाँ पर में आ जाता है आप लोगों का तेलंगाना, तेलंगाना, और यहाँ पर में आ जाता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश। तो ऐसे 6 राज्य है जिनके पास में विधान परिषद है, ठीक है। तो बिहार के पास में भी है, द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है, विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद का भी होना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, विधान परिषद में अभी संख्या ये है, ओके। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों में लगती है, ये वाली जो पीडीएफ है आप लोगों को, ठीक है, जो भी बच्चे आप लोगों का जो क्लास हुआ था ना सपनों वाली क्लास का टेस्ट, उसके नीचे में मैं डाल दूंगा इसकी पीडीएफ को भी, ठीक है, ताकि आप लोग फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन भी कर सके उसको। तो जो भी बच्चे हैं आप लोगों का जो फोल्डर बना हुआ है ना ऐप के ऊपर में, उसी के अंदर में डाल देंगे इसको। और मैं उन सभी बच्चों का यहाँ पर मैं हार्दिक जो है यहाँ पर मैं सभी बच्चों की तरफ से, यहाँ पर मैं जो 2500 बच्चे देख रहे हैं उन लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, उन सभी पेड बच्चों का जिन्होंने परमिशन दी कि इस क्लास को मैं यूट्यूब के ऊपर में ले सकूँ, ठीक है। और यूट्यूब पर लेने की, क्योंकि उन लोगों ने जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी अमाउंट पे किया, बट फिर भी वो उन्होंने परमिशन दी कि सर एक क्लास यहाँ पर मैं इस वाली क्लास का हम लोग ले सकते हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। आप लोग भी थैंक्स बोल सकते हो यार अपने साथियों को, ठीक है, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिक जिलों से लगती है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि यूपी के साथ में 8 जिलों की सीमा लगती है, 8, झारखंड के साथ में भी 8 जिलों की सीमा लगती है, यूपी के साथ में 8, झारखंड के साथ में 8, ठीक है, यूपी के साथ में 8, बार बार मिट जा रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर में आप लोग देखिए यूपी के साथ में 8, ठीक है, और झारखंड के साथ में भी 8 जिलों की सीमा लगती है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यूपी और झारखंड दोनों के दोनों आप लोगों के आंसर हो जाएंगे, 8-8 लगते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ में 3 राज्यों की लगती है, 3 राज्यों की लगती है। तो इस तरीके से आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए देखिए ये होती है बड़ी बात कि बाकी लोग एक दूसरे को थैंक्स बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ हेल्दी कम्युनिटी। टीचिंग परीक्षा एक बहुत हेल्दी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जहाँ पर में हेल्दी वे के अंदर में पढ़ाई हो रही है। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने यहाँ थैंक्स बोला है, कुछ बच्चों ने वेलकम बोला है, कुछ बच्चों ने कहा है कि सर बिल्कुल हमारे तरफ से परमिशन है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये होता है प्यार, और ये होती है एक सहभागिता, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ में मिलकर काम हो रहा है।
तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का भी। चलिए, नेपाल के साथ में कितने राज्यों की कितने जो है जिलों की सीमा लगती है बिहार के, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ नेपाल के साथ में, तो नेपाल के साथ में 7 जिलों की सीमा लगती है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि का सदस्य नहीं है नेटो का? देखो नेटो के बारे में आपको बताया, क्योंकि देखो TRE 1 के अंदर में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था नेटो का, बताओ जल्दी से, आया था ना क्वेश्चन नेटो का? इसके बारे में मैंने बार बार सपनों वाली क्लास में बताया आपको। नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है? यह है आपका ब्रसेल्स के अंदर में, ब्रसेल्स, ब्रसेल्स, ठीक है, जिस जो कि बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है। ओके, हेडक्वार्टर्स। टोटल इसमें 31 देश है, 31, उसमें USA है, फ्रांस है, इटली है, पोलैंड है, बेलारूस। आप बताइए इनमें से कौन सा वाला देश जो है नेटो का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो USA है आप लोगों का, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, पोलैंड जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में देखना है कि कौन से देश नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग एक जो है ना एजुकेटेड गैस लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, एक हल्का सा एक आप गैस लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ पर में। फिनलैंड जो है वो न्यूएस्ट जो है कंट्री बना है यहाँ पर में, इसका सबसे नया वाला। बेलारूस जो है ये आपका रशिया के तरफ वाला देश है, रशिया की गोद में जाकर बैठा हुआ है वो बेलारूस, ठीक है। एक आपका यूक्रेन था जो रशिया की गोद से उतर कर जाने की कोशिश कर रहा था नेटो की तरफ में, तो रशिया ने उसको गोलियों से भून डाला। आप देख रहे हो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। बेलारूस जो है ना वो चमचा है, रशिया का चमचा है, सो बात साफ बात भाई, बेलारूस, ठीक है, तुम चमचे हो रशिया के, ठीक है, रशिया तुमको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और तुम जो है यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर में मदद कर रहे हो, यूक्रेन को लूटने में उसकी, रशिया की। तो बेलारूस नहीं है नेटो का मेंबर। नेटो और रूस का जो है वो 36 का आंकड़ा है, याद रखना है। रूस नहीं चाहता कि नेटो के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बने, क्योंकि नेटो का मकसद ही यही है, अगर एक भी इन 31 देशों में से, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन 31 देशों में से एक भी देश पर हमला हुआ तो सारे बचे हुए बाकी के 30 देश जो है उस हमला करने वाले देश पर हमला कर देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे ये लोग। अगर एक भी देश पर हमला हुआ, मान लो जर्मनी पर हमला होता है, तो सारे के सारे देश आ जाएंगे उसकी मदद करने के लिए, कंपलसरी है सारे देशों को मदद करना। तुर्की पर हमला होता है, तुर्की भी नेटो का मेंबर है, सारे के सारे देश आ जाएंगे। USA है, कनाडा भी जो है नेटो का मेंबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक बनाया गया है नेटो का। नेटो के बारे में और जानकारी चाहिए आप लोग कहोगे तो मैं नेटो के ऊपर में एक स्पेशल सेशन भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है लोकसभा में? अब आप लोग आंसर करो इसका। चलो, अनुसूचित जनजाति ट्राइब SC और ST, तो यहाँ पर मैं SC के लिए ST के लिए पूछा है आपसे, आंसर करो, ठीक है, ST के लिए पूछा है, आंसर कर देंगे जब सभी लोग जल्दी जल्दी से। ST के लिए पूछा है आप लोगों से, आंसर करिए जल्दी से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स देखिए, SC के लिए 84 है और ST के लिए 47 है। तो 47 कहाँ दिया है क्या नहीं दिया है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, सिंपल। अनुसूचित जाति लोकसभा में, तो E इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने E आंसर लगाया है? देखिए यहाँ पर मैं चैट रेट आप लोगों का कम है, जिससे पता चला कि आप लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाएंगी। सभी बच्चे ने, एक एक बच्चे ने अपना अपना जो है योगदान, एक एक वोट जैसे काउंट होता है ना डेमोक्रेसी में, वैसे आप लोगों का एक एक योगदान काउंट होगा यहाँ पर में। तो हर एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मैं कमेंट में आंसर्स करते रहेगा, ताकि मुझे लगे कि सभी लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। तो E इज द करेक्ट आंसर। लिख दो SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है लोकसभा में। ये बात लोकसभा की हो रही है, ये याद रखना, लोकसभा की बात हो रही है। नाउ लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की कितनी सीटें आरक्षित है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दोगे। इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मुझे हर एक बच्चा जो है क्या करेगा, कमेंट करके देगा, ठीक है। हर एक बच्चा जो है क्या करेगा, कमेंट करके आंसर करेगा इसका, हर एक बच्चा। मैं देखूंगा कि कितने बच्चों के कमेंट आए हैं नीचे में। SC और ST का मिलाकर, SC और ST का मिलाकर कितनी सीटें हैं और उसका आंसर क्या होगा यहाँ पर में से। आंसर करने के लिए तैयार हो? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 2500 बोला था आप लोगों ने, उससे ज्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने, 3000 प्लस लाइक्स कर दिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के और भी सेशंस मिलते रहे। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए आप सभी लोग। इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कहां पर में आरक्षण नहीं होता है, कहां नहीं होता आरक्षण? लोकसभा में,
विधान परिषद में, राज्यसभा में, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर में नहीं है। जिस बच्चे ने इस क्लास का जो है इस क्लास को पूरी देखा होगा वो अच्छे से कर सकेंगे यहाँ पर में। जी बिल्कुल, 9-10 के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा शशि बाला जी। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करके बताइए आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि रिवीजन बैच लॉन्च हो चुकी है आप लोगों की। 499 रुपीज इसका प्राइस है फ्रेंड्स, ठीक है। बट अर्ली बर्ड जो ऑफर है उसके अनुसार 300 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। 300 रुपीज में जो बच्चे पेड बैच में है उन लोगों के लिए फ्री है, पेड वालों के लिए फ्री है। तो आपके पास में 2 चांसेस है, पेड वालों के लिए फ्री है, ठीक है, वालों के लिए फ्री है ये। आप क्या कर सकते हो, या तो रिवीजन बैच ले सकते हो, एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग करने वाले, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स नॉर्मल जो बैच है उनमें से कोई भी ले लीजिए। एक तो आपको पूरा बैच मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो सपनों वाली क्लास है वो भी आप लोगों को उसके अंदर में फ्री में मिल जाएगी। तो जितने भी बच्चे वो कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को, ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऐप के अंदर में, टीचिंग परीक्षा ऐप में किसी भी टीआरई के बैच में चले जाइए आप लोग। जो सपनों वाली क्लास की एक जो टेस्ट थी जो बच्चों के लिए रखी थी हमने, उसके नीचे में आपको मिल जाएंगी, आप उसमें देख सकते हो। टेस्ट ऑफ सपनों वाली क्लास 10 फरवरी 2024 एक फोल्डर है, उसको आप ढूंढिए ऐप में जाकर। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहां कर सकते हो। आज के आज कर लो सभी के सभी बच्चे, जिन लोगों ने भी नहीं किया ऐप डाउनलोड, ठीक है, और लग जाओ पढ़ाई के ऊपर में आप सभी के सभी लोग। ओके, तो आई होप इन 2 के आंसर आप लोगों ने कर दिए होंगे कमेंट में। मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखूंगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया इन कमेंट्स का, ठीक है। तो ऐसी अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही मैं और भी क्लासेस करवा दूं आपको, अगली होने वाली है जो पेड वाले बच्चे उन लोगों की तो होने ही वाली है टेस्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे उसका मैं वीडियो सोल्यूशन करवा दूं तो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर में। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनका रिवीजन बैच जो आपके सपनों वाली क्लास आपकी चल रही है उसका 4 क्लास और होंगी बड़ी बड़ी जो मैंने कहा, और उसकी भी मैं टेस्ट लूंगा। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या मैं एक ऐसी टेस्ट और लूं जिसमें 8 क्लास का एक साथ रिवीजन हो। कितने बच्चे चाहते हैं जो पहली 4 और आगे की 4 आने वाली 4 उन सबको मिलाकर एक और टेस्ट हो आपकी, ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, हाथ ऊपर कर देंगे, या फिर कमेंट करके बताइए कि जी हाँ सर एग्री करते हैं, ऐसा भी होना चाहिए एक टेस्ट। देखिए मैं आपके कंसर्न हूं आपकी रिवीजन को लेकर। मुझे पता है कि जो बच्चा रिवीजन करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो बच्चा इस बात से एग्री करता है वो मुझे कमेंट करके, ठीक है, जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूंगा उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि जी सर 8 क्लास का लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 की तो मैं लूंगा ही पेड में। अगर आप कहोगे 8 वाली भी ले लो तो मैं 8 की भी आप लोगों के लिए लेने के लिए तैयार हूं। जैसे आप लोग कहोगे यहाँ लेना है या पेड में लेना है, जहां भी आप लोग कहोगे, ठीक है, वहां पर भी हम लोग जरूर करेंगे उसको। ओके, सपनों वाली क्लास का जुगाड़ क्या करना है शिवानी भारती जी, बिल्कुल सिंपल सा है। कोई भी आप बैच में चले जाइए, वो उसकी एक वो लिंक्ड क्लास है एक्चुअली पूरी की पूरी पेड के साथ में। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोगों को ये तरीका टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अभी आप लोग हो, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर हो आप लोग, ठीक है। आप ऐसे आप चले जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, आप चले जाओगे होम पेज के ऊपर में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग चले गए, आप लोगों का ये देखिए वीडियो चल रहा है आप लोगों का, आप इस वीडियो में हो अभी। नीचे में आप लोग जाओगे, नीचे में आप देखोगे आप लोगों का यहाँ पर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, देखिए यहाँ पर में 93 मिनट्स आप लोगों की क्लास चल रही है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ये लिंक ट्री आपको दिख रही है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना आप लोगों का देखिए यहाँ पर में एक और खुल जाता है। आपको जो भी बैच आप लोगों ने इसमें से लेना है आप ले सकते हो इसके अंदर में क्लिक करके। टीआरई 4 का कोर्स लेना है आप लोग कॉल कर सकते हो नंबर के ऊपर में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुछ भी करना नहीं है, जनरल स्टडीज की बैच लेनी है, इसके ऊपर में क्लिक करोगे, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों की बैच है उसके ऊपर में आप क्लिक कर दीजिए, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपके मोबाइल के अंदर में वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप लोगों को वो क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों की तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा के साथ में जो है नंबर के ऊपर में क्लिक करके, नंबर के ऊपर में कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।